अच्छा, चलो हम लोग ने लास्ट टाइम जो है वो 5 डिस्ट्रीब्यूशन कर ली थी, अब सिर्फ जो है वो 5 रह गई हैं, लेकिन जो है उसमें से एक बिल्कुल छोड़ दो, यूनिफ़ॉर्म वाली जो है वो, क्योंकि पेपर के अंदर भी इंक्लूड नहीं है इतना। ठीक है, जिसको समझनी हो तो वो मुझसे पूछ लेना, फिर मैं बता दूँगा उसको। बाकी यहाँ से पॉइज़न से स्टार्ट करते हैं आज। देखो, पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बिल्कुल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है। बायनॉमियल में हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों को बायनॉमियल में जैसे एक आउटकम्स चाहिए होती थी, हम लोग को जो है उसमें ये पता होता था कि हम लोग को कि जैसे एक मैंने बताया था, एग्जांपल दी थी कि एमसीक्यूज़ वाला, अगर मैं एक सवाल लेता हूँ कि एक बच्चे को 15 एमसीक्यूज़ हैं उसको, और उसको जो है वो 15 एमसीक्यूज़ में से 5 सही करना है, जिसके 5 एमसीक्यूज़ में से हर एमसीक्यूज़ के 4-4 ऑप्शंस हैं, यानी कि उसमें से एक तो ठीक होगा, ठीक है? 4 ऑप्शंस में से एक तो करेक्ट होगा, सही है? तो उसको 5 तो सही करने हैं, तो वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है कि आपको सैंपल भी दिया हुआ है, आपको फेलियर्स भी बताना है, आपको सक्सेस भी बतानी है, ठीक है? यानी कि अगर वो 5 सही कर रहा है तो वो सक्सेस है, 15 गलत कर रहे हैं तो वो फेलियर्स है, सब कुछ बताना है, लेकिन एक सैंपल के अंदर से बताना है। तो ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन पॉइज़न में क्या होता है, सेम यही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि हम लोग को यहाँ पे सैंपल जो है वो गिवन दिया हुआ नहीं होता है, मतलब सैंपल यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट नहीं होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट की तरफ चले जाता है। यानी कि जैसे मैं बोलूँगा कि एक बच्चे को 5 सवाल ठीक करना है, तो वो उसके पास, मैं ये नहीं बताऊँगा कि उसको 15 एमसीक्यूज़ में से करना है या 20 एमसीक्यूज़ में से करना है या 100 एमसीक्यूज़ में से करना है। वो डिपेंड करता है कि वो उसके पास बस एमसीक्यूज़ आए जाएँगे, लेकिन उसको कम से कम भी 5 या 5 से ज़्यादा, उसको 5 या 5 से कम उसको करेक्ट करना है, लेकिन सैंपल नहीं पता होगा हम लोगों को। हम लोग के पास एक इनफाइनाइट सैंपल होगा, तो ये हमारे पास पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, ठीक है? तो पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का वही सिंपल सा फॉर्मूला है एक। देखो, पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन में सर ने यहाँ पे लिखा हुआ है ई टू द पावर माइनस लैम्डा, और दोबारा से फिर डॉट लैम्डा। लैम्डा जो है यहाँ पर हम लोग एक तरह से मीन लेते हैं, ठीक है? तो लैम्डा और लैम्डा की पावर एक्स अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स, वो मेरे ख्याल में शायद ये फैक्टोरियल है, हाँ ठीक है, सही है, एक्स फैक्टोरियल, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जो है वो हम लोगों के पास जो है ना, ई जो होता है वो यहाँ पर ईलर्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तुम लोगों को बतानी चाहिए, मैंने ये गूगल से भी देखी थी। तो यहाँ पर ई की पावर, ई की जो वैल्यू है, अगर नहीं भी लिखनी, चलो ई की वैल्यू अगर नहीं भी लिखनी तो इसको एज इट इज़ लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर पता हो 2-3 डिजिट्स हैं तो फिर आगे पूरा सॉल्व आराम से हो सकता है। ये तो ई की वैल्यू यहाँ पर है 2.718। मैंने अपने लैब के अंदर, मेरे ख्याल में लैब 3 है ये, लैब 3 के अंदर जो 4th क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने किया हुआ है, लिखा हुआ है कि ईलर्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इसके अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है? बाकी यहाँ पर एक्स जो है वो हम लोग के पास जितनी जगह एक्स आ रहा है, एक्स यहाँ पर हम लोग के पास जो है वो नंबर्स काउंट होंगे, यानी कि वो 0 से लेके कहीं तक इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ये जो चीज़ प्रेजेंट कर रही है वो हम लोग के पास शो कर रही है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हम लोग को नहीं पता कि ये शुरू तो कहाँ से हो रहा है, लेकिन ख़त्म मतलब ये कहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है? तो 0 से एक्स की वैल्यू शुरू होकर वो ऑनवर्ड्स जा सकती है कहीं पे तक भी, ठीक है? लैम्डा जो है वो हम लोग के पास जो है वो एक तरह से मीन है, और लैम्डा जो है वो हमेशा जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है? क्योंकि अगर 0 हो जाएगी तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, वो पूरा आंसर वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है? तो जो लैम्डा होगा ना वो हमेशा हम लोग के पास 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल है या नेगेटिव में आ रहा है तो हम लोग के पास वो नहीं होगा, ये जो है वो सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो मीन जो है हम लोग के पास एक तरह से 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब देखो, मैं एक तुम लोग को ये फार्मूला हो गया उसका मैंने बता दिया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं किसको हैं। मैं एक सवाल इसका सॉल्व करवा देता हूँ, जो लास्ट वकास लास्ट में लगा दो ताकि एक आइडिया हो जाए ये कैसे सॉल्व करता है। ये पहला क्वेश्चन होगा बिल्कुल इन सब डेरिवेशंस के बाद ना। हाँ, ये रहा बस, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर सेक्रेटरी मेक्स 2 टाइपिंग एरर्स पर पेज ऑन द एवरेज, ठीक है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द नेक्स्ट पेज शी मेक्स। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग को 3 पार्ट्स दे दिए कि अब जो नेक्स्ट पेज से वो एरर मतलब मिस्टेक करेगी वो 4 होंगी, या 4 से ज़्यादा एरर होंगे, या नहीं कोई भी एरर नहीं होंगे, या तो फिर एटलीस्ट 2 एरर्स होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये पहले तो ये अपने पक्के कर लेना, ये वाली चीज़ें पक्की कर लेना कि एटलीस्ट कैसे कहते हैं, एट मोस्ट किसे कहते हैं, बाकी जो है वो बिटवीन किसे कहते हैं, मोर किसे कहते हैं, मोस्ट किसे कहते हैं, लो किसे, लोएस्ट किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक तरह से साइंस को शो करवा दी कि लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन है ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये तो मुझे मेरे ख्याल आता ही होगा सबको, ठीक है? तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अ सेक्रेटरी मेक्स 2 टाइपिंग एरर पर पेज ऑन द एवरेज, ठीक है? ऑन द एवरेज का मतलब यहाँ पर ये शो करवा रहा है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पेजेस की तादाद नहीं दी हुई कि आपके पास
80 पेजेस की बुक है। उन्होंने बोला कि हर जैसे वो एक काम कर वो जैसे हम फ़र्ज़ कर लो टीचर जो है वो पेपर चेक कर रही हैं। अब उनको तो एक आइडिया नहीं है ना कि कितने लाखों पेपर्स हैं। वो चेक कर रही हैं उनको जो है वो अब मिस्टेक्स करते जा रही हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरे पास आगे कितने पेपर्स रखे हुए हैं, क्या पता वो ख़त्म ही नहीं हो। तो यहाँ पर एक एवरेज दिया हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है? तो यहाँ पर जो है वो अब वो लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द नेक्स्ट पेज शी मेक्स 4 और मोर एरर्स। तो सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे कि 4 और मोर एरर्स यानी कि नेक्स्ट पेज पर आएगी तो वो 4 या 4 से ज़्यादा मिस्टेक्स करेगी, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा गलतियाँ निकालेगी वो, ठीक है? तो 4 या 4 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी कैसे शो होगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है? ये तो पता ही है ना, 4 और मोर एरर्स यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है? मीन यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लैम्डा मैंने बताया ना लैम्डा यहाँ पर जो है मीन है एक तरह से, तो यहाँ पर लैम्डा हम लोग के पास क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि लिखा हुआ है सेक्रेटरी मेक्स 2 टाइपिंग एरर्स पर पेज, यानी कि एक एवरेज के लिए एवरेज पेजेस में हम लोग को एक नॉर्मल वैल्यू दे दी कि आपके पास वो हर पेज पर 2 टाइपिंग मिस्टेक तो कर ही रही है, ठीक है? तो एक मीन दे दिया हम लोगों ने कि लैम्डा की वैल्यू तो यहाँ पे 2 हो गई, सही है? उसके बाद जो है वो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है एक तरह से। तो ये वाला सवाल जो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 4 और मोर एरर्स की बात हो रही है ना, तो ये यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि x की वैल्यू, एक मिनट वकास थोड़ा सा जूम हो सकता है ये, बस थोड़ा सा जूम कर दो, हाँ बस ठीक है। देखा, अच्छा देखो यहाँ पे देखो मैंने पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब देखो मैंने यहाँ पे समीशन लिखा हुआ है कि अच्छा देखो ये डिस्क्रीट की बात हो रही है यहाँ पर, कोई कंटिन्यूस की मैंने अगर सॉल्व किया ना, ये तो मैंने डिस्क्रीट की तरह से सॉल्व करा है। सबसे पहले तो मुझे पहले पार्ट में मुझे एक प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 4 या 4 से ज़्यादा मिस्टेक कर रही है, ठीक है? तो ये डिस्क्रीट में मैंने क्या बताया था कि आप सिर्फ नंबर्स को ऐड करवाते हो, एक सम अप करके लिख देते हो। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एक्स की वैल्यू समीशन एक्स इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, और ऊपर जो है मैंने इन्फिनिटी लिखा हुआ है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है सवाल में कि 4 और मोर एरर्स, यानी कि हम लोग को नहीं पता कि वो 4 या 4 से ज़्यादा कितने एरर्स करेगी, ठीक है? और पी एक्स जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे रखना शुरू करेंगे, यानी कि 4 से ऑनवर्ड्स जो भी होंगी, ठीक है? और 2 जो है वो यहाँ पे हम लोग का लैम्डा हो गया। तो यहाँ पर देखो अब इसको मैंने इस तरह से करके लिख दिया। ये शायद तुम लोग को लास्ट सेमेस्टर में पता होगी ये वाली चीज़, कि जब भी हम लोग मोर की बात करते हैं ना कि, और हम लोग को नहीं पता होता कि आगे वो कितनी तक चली जाएगी, लास्ट सेमेस्टर के आखिरी टॉपिक में ये चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी इस तरह से बात होगी तो हम लोग आगे कंडीशन लेंगे 1 माइनस पी और x इज लेस देन 4, यानी कि पी एक्स इज लेस देन 4 का मतलब यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, यानी कि 4 से कम जितनी भी प्रोबेबिलिटी है ना वो तो हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग 1 में से माइनस करवा देंगे तो हम लोग के पास वो वाली जितनी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी कि 4 के जो बाद हैं, ठीक है? ये थोड़ी सी आगे पीछे चीज़ है, लेकिन ये चीज़ नोट कर लो कि जब भी ऐसी बात हो ना कि 4 है और 4 से ज़्यादा की आपको पता करनी है, तो क्या करवाना है कि 4 से कम वाली आपको मालूम करनी है, क्योंकि 4 के बाद तो आपको थोड़ी पता कि वो कहाँ तक जा रहा है, एक्सीड कहाँ तक कर रहा है। तो 4 से पहले वाली मालूम कर लो और उसको 1 में से माइनस करवा दो, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सही है? तो यहाँ पे 1 माइनस पी एक्स लेस देन 4 मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, अच्छा एक मिनट रुकना ज़रा। अच्छा, चलो अब देखो, हाँ, मैं ये बता रहा था कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी एक्स इज़ लेस देन 4, तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अब जब ये वाली बात हो ही गई है कि लेस देन 4 है, प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालनी है, तो हम लोग सिंपल इसको इस तरह से लिख दें कि 1 माइनस समीशन एक्स इज इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रही है और 3 तक जा रही है। 3 तक क्यों जा रही है? क्योंकि 4 से कम है, 4 इंक्लूडेड नहीं है उसमें, तो हम लोग ने इसको इस तरह से करके लिख दिया। अभी जितनी चीज़ें लिखी हुई है ना पी एक्स और सेमी कॉलन डाल के 2, तो ये सारे जो है ना ये वो हैं एक तरह से पैरामीटर्स दिए हुए हम लोग को कि 2 जो है वो यहाँ पे लैम्डा है, एक्स जो है वो हम लोग के पास यहाँ पे 3 तक है, ठीक है? और बाकी जो है वो ईलर्स की वैल्यू तुम लोग को पता है 2.7। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये सर ने एक शॉर्ट करके डायरेक्ट कर दिया सॉल्व, ये सर ने पूरा नहीं किया। ये इस तरह से है कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, वही वाला पॉइजन वाला। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला एक मिनट रुको, फिर मैं भूल गया। हाँ, इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे लैम्डा जो है ना, लैम्डा और एक्स डॉट ई माइनस लैम्डा, ठीक है? तो लैम्डा की जगह जो है वो यहाँ पे तुम लोग मीन जो है वो 2 रख दो, 3 रख दोगे, वैल्यूज जो है वो 3 तक जा रही हैं, 3 से ऊपर नहीं है, ठीक है?
तो यहाँ पे 3 रख दो, उसके बाद जो है वो नीचे जो है वो x फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो, उसके बाद जो भी आंसर आएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाए 0.8571, उसको फिर 1 में से माइनस करवा दो, तो तुम्हारे पास ये जो फाइनल नंबर आया ना, ये तुम लोग के पास उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि जो है वो अगले पेज के ऊपर वो 4 या 4 से ज़्यादा मिस्टेक्स एरर करेगी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपके पास कोई भी एरर नहीं है, यानी कि x जो है वो आपके पास 0 है। अब पहले x क्या था, 4 या 4 से ज़्यादा, उसको फिर हम लोगों ने इस तरह से किया क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो उसको हम लोगों ने फिर 4 के अंदर अंदर किया सॉल्व, ठीक है। 3 तक लेके गए, फिर हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे तो पता है कि कोई भी एरर नहीं करेगी, तो x डायरेक्ट 0 ले लो, लैम्डा वही रहेगा 2, ठीक है। e की वैल्यू तुम लोग को पता है यहाँ पर 2.718, ठीक है। बाकी जो है वो फैक्टोरियल वगैरह लेकर वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दो, आ जाएगा। फिर सी पार्ट के अंदर क्या है, एटलीस्ट 2 एरर्स, यानी कि एटलीस्ट 2 एरर्स का मतलब कि 2 या 2 से कम मिस्टेक करेगी वो। एटलीस्ट का मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि या तो फिर एक मिस्टेक करेगी या दूसरी मिस्टेक करेगी, बस उसके बाद नहीं करेगी, यानी कि 2 मिस्टेक काउंट होंगी उसकी, सही है। तो इसका भी एक हल है इस तरह से, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो है ना हम लोग के पास जब ये वाली कंडीशन आ जाती है ना, लेस देन और इक्वल, इक्वल में से हम आराम से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन जब लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ जाता है तो फिर मसला होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू की बात हो रही होती है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पर वही वाली चीज़ हो रही है कि आपको जो है वो बताना है कि जो है एक्स जो है, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, हाँ मैं ये चीज़ बता रहा था, इसमें भी सेम वही काम है, इसके अंदर वही करना है जैसे हमने पहले पार्ट के अंदर किया था, ठीक है। 2 से कम के अंदर हम लोग को वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ पर 2 से कम की पूछी है, तो वही काम होगा जो पहले पार्ट के अंदर है। यहाँ पर भी पहले पार्ट में क्या किया था कि 1 माइनस पी एक्स इस लेस देन 4 किया था, क्योंकि वहाँ पे 4 या 4 से ज़्यादा की हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2 कर देंगे, ठीक है। अब लेस देन 2 का मतलब क्या है कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं समीशन करके कि एक्स 0 से शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है, 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम लोग 1 तक लेके जाएंगे इसको। और अब यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग ने 1 रख दी है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हम लोग ने वही रख दी है 2, बाकी e की वैल्यू तुम लोग को पता है, वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर आंसर कर दो, उसमें से 1 में से माइनस करवा दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस इस तरह से सॉल्व होते हैं इसके सवाल, ठीक है। वैसे तो देखो मेरी बात सुनो, अगर इसके सवाल आ भी गए ना डिस्ट्रीब्यूशन के, तो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे ये तो सर ने इस तरह से बोला हुआ है कि आपको पहले पीडीएफ निकालना है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उसको पुट करना है डायरेक्ट फॉर्मूले में, क्योंकि और जो सर ने हम लोगों को लैब के अंदर सवाल दिए हैं वो इस तरह से दिए हैं कि जैसे डायरेक्ट वैल्यूज निकली, यानी कि पहले पार्ट के अंदर आपको, सॉरी सवाल के अंदर जो है वो आपको वो तो बताया हुआ, मीन तो बताया हुआ, लैम्डा पता है जैसे, ठीक है। लेकिन जैसे पार्ट ए के अंदर आपको डायरेक्ट बता दिया कि आपके पास जो है वो ई तो पता ही है, लेकिन वो बता दिया कि एक्स इतना है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल में बताया हुआ है, तो हम लोग को इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। थोड़े बहुत से केसेस होते हैं जिसके अंदर हम लोग को बताना पड़ता है कि हाँ ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, फिर उसको वापसी में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या जो भी हो रहा है वो करके फिर बता दो, ठीक है। ये बेसिक सी प्रोबेबिलिटी है, ये मेरे ख्याल में तुम सबको आती होगी, ठीक है। बाकी तो इस तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल सॉल्व होते हैं। बाकी लैब में जो ये वाले पीडीएफ छोड़ दो सर के, जो मैंने लैब में किए हुए ना सवाल, वो वाले करवा देना, वो वाले कर लेना सवाल की प्रैक्टिस, सिर्फ वही आएंगे जो सर ने मैंने लैब 4 के अंदर नहीं, लैब 3 के अंदर किए हैं, ठीक है। वो वाले और कर लेना बस प्रैक्टिस, वो आसान है। रुक जाए अभी पॉज। अच्छा चलो, अब देखो, अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग की एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि किस तरह बताऊँ, जैसे देखो लिखा हुआ है कि जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग ये बताते थे कि आपके पास जैसे इवेंट्स आ रहे हैं, तो बल्कि एक मिनट रुको मैं तुम लोग को समझाता हूँ। देखो जैसे पॉइजन
डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये था ना कि आपके पास इवेंट्स जो है वो कितने अकर होते हैं फ्यूचर के अंदर, यानी कि जैसे इवेंट से मुराद की मैं जैसे एग्जांपल दे दूं कि जैसे एक बच्चा एमसीक्यूज कर रहा है, तो अब उसके पास कितने वो हैं ऑप्शंस, सॉरी कितने उसके पास एमसीक्यूज हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और वो कितने ठीक करेगा, तो ये कितने इवेंट्स अकर हो रहे हैं फ्यूचर के अंदर, तो ये वाली चीज़ जो है वो पॉइजन कहला दीजिए, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल जो है वो, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि आपके पास वही वाली बात हो रही है, यहाँ पर भी फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर की बात में ये बात हो रही है कि सबसे पहले जो फ्यूचर के अंदर इवेंट अकर होगा ना, यानी कि जैसे एक बच्चा सवाल सॉल्व कर रहा है और जैसे उसने एवरेज उसको सवाल दिए हैं बहुत सारे इनफाइनाइट तक, ठीक है, लेकिन वो सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करता है और जो पहला सवाल वो अटैम्प्ट करता है, यानी कि जो उसका पहला इवेंट होगा, फर्स्ट इवेंट जो होगा उसका, वो जो अकर करता है, वो चाहे सही हो या चाहे गलत हो, वो जो पहला इवेंट अकर करेगा, यानी कि पहला जो इवेंट क्रॉस कर देगा, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि जो पहली चीज़ जाहिर होगी ना, वो हमारे पास शो होती है एक तरह से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें मैंने लिखी हुई थी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वेट टाइम अंटिल द वेरी फर्स्ट इवेंट। अच्छा, रुकना एक मिनट। हाँ, इसमें ये बता रहा था कि जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें मैंने ये डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ था कि जो आपके पास फ्यूचर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ अकर हो रही होगी ना, वो आपकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कराएगी, यानी कि एक तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आ जाती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या है कि आपके पास इनफाइनाइट में जितने भी इवेंट्स अकर होंगे वो सब वो होंगे, लेकिन जो पॉइजन के अंदर जो पहली चीज़ अकर हो रही होगी वो आपके पास एक्सपोनेंशियल कहलाएगी, ठीक है। वेट टाइम अंटिल द वेरी फर्स्ट इवेंट अकर, ठीक है। तो इस तरह से पॉइजन ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अब मैं तुम लोग को एक सवाल बता देता हूँ, जैसे सर के पीडीएफ में देख लो, वकाल से सवाल लगाना, इसका फॉर्मूला भी मैं सवाल के अंदर ही बता देता हूँ। सर का मेरे ख्याल में इस पीडीएफ में अगर सवाल है तो बता दो, वरना फिर मैं अपना वाला सवाल लैब 4 से निकालूंगा, या बल्कि लैब 4 सबको भेजी है ना मैंने, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग देख लेना लैब 4 मैंने तुम लोग को भेजी हुई है सबको, तो तुम लोग अपने पास खोल के देख लेना, वो सही है। लैब 4 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ये किया हुआ है कि लिखा हुआ है, सर का पीडीएफ रहने दो वकास, ये रहने दो, पीडीएफ रहने दो, मैं वैसे ही बता देता हूँ, बस ये छोड़ दो। देखो लिखा हुआ है कि सपोज दैट कस्टमर्स अराइव एट अ चेकआउट अकाउंट टू अ पॉइजन प्रोसेस। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज ना हो जाना कि पॉइजन की बात हो रही है तो हम लोग तो यहाँ पे पॉइजन का फॉर्मूला लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं सवाल अभी डिक्टेट कर रहा हूँ ना, ये सवाल पास्ट पेपर्स में कम से कम भी 4 दफ़ा आ चुका है, ठीक है। और यही लिख के ले लो, अभी भी सर ये वाला सवाल देंगे अगर एक्सपोनेंशियल का देंगे, क्योंकि इतना हलवा सा सवाल है सर के, मेरे ख्याल में शायद मैंने सर के पीडीएफ से ही करा था ये, ठीक है। तो ये देख लो, सपोज दैट अराइव एट अ चेकआउट अकाउंट हुआ पॉइजन प्रोसेस विच मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 12 पर आवर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को लैम्डा की वैल्यू पहले दे दी, यानी कि अब यहाँ पे और हम लोग और कंफ्यूजन कर दिया कि पॉइजन की जो बात हो रही थी, पॉइजन प्रोसेस विद मीन लैम्डा इज इक्वल्स टू 12 पर आवर, यानी कि लैम्डा भी हम लोग को दे दिया यहाँ पर, यानी कि लैम्डा, क्योंकि पॉइजन के अंदर तो लैम्डा भी आता है ना, तो तुम लोग यहाँ पे और कंफ्यूज हो जाएगा कि हम लोग अब कैसे करें, ये तो पॉइजन से होगा, लेकिन ये पॉइजन का सवाल नहीं है ये, ठीक है। ये सवाल है एक्सपोनेंशियल का, अभी कैसे पता करना है, देखो लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल हैव टू वेट लॉन्गर देन 10 मिनट्स टू सी द फर्स्ट कस्टमर, ठीक है। उसमें क्या यहाँ पे बोला हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल हैव टू वेट लॉन्गर देन 10 मिनट्स, यानी कि आपको एक जो है वो पॉइजन प्रोसेस दे दिया है, जिसमें जो है वो आपके पास मीन भी दे दिया आपको कि यहाँ पर जो है वो आपके पास मीन जो है वो कम से कम भी 12 घंटे 12 मीन जो है वो आपका 12 आवर्स 12 पर आवर है, लैम्डा जो है वो 12 पर आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ये बताया हुआ है कि आपको 10 मिनट वेट करना है, 10 मिनट इसलिए वेट करना है कि कम से कम आपको 10 मिनट वेट करना है कि आप पहला कस्टमर जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जान सकें, यानी कि पहला कस्टमर जो है वो उसके चेकआउट अकाउंट पर आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है वो यहीं से पता चल गया कि यहाँ पर जो है ये पॉइजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम लोग की एक्सपोनेंशियल की बात हो रही है, क्योंकि वो कह रहा है कि पॉइजन प्रोसेस के अंदर आप पहले कस्टमर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहले कस्टमर की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि वो आएगा या नहीं आएगा या कब आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मैंने सवाल के अंदर मैं वैसे ही सवाल बता रहा हूँ, लैब खोल लेना अपने इस टाइम पर जो है ना, लैब 4 का पहला सवाल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेट एक्स डिनोट्स द वेटिंग टाइम इन मिनट्स अंटिल द फर्स्ट कस्टमर्स अराइव एंड नोट दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 12/60 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 12/60 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि 12/60 यानी कि 60 जो है वो टोटल मिनट्स है, यानी कि ठीक है, मैंने इसको 12/60 यानी कि मिनट्स से मैंने इसको डिवाइड करवा दिया और मैंने एक लैम्डा की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक्सपोनेंशियल की बात हो रही थी और एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि आपको मिनट्स के बतानी, मिनट्स के हिसाब से, क्योंकि सवाल के अंदर भी ये लिखा हुआ है ना कि वी विल हैव टू वेट लॉन्गर देन 10 मिनट्स टू सी द फर्स्ट कस्टमर, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड्स की बात होती तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते, कैसे, वही 3600 करके, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मिनट्स की बात हो रही है तो 12 को डायरेक्ट डिवाइड करवा दो 60 से, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1/5, ठीक है। यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/5 द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स पर मिनट, ठीक है। यानी कि 1 मिनट के अंदर जितने भी अराइवल्स आते हैं ना, 1 मिनट के अंदर अगर पहला अराइवल आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, उसका जो मीन एवरेज है वो आपके पास 1/5 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास हम लोग को लैम्डा पता चल गया। अब देखो अब मैं यहाँ पे ये बता दूं कि यहाँ पर जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, उसमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला है ये इंटीग्रल लिमिट दी हुई है यहाँ पे भी इसमें भी लिमिट्स लगती हैं, ठीक है। और उसके बाद एफ एक्स डी एक्स है डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग को जो है ना, हाँ, यहाँ पर हम लोग को जो है वो एक्सपोनेंशियल लगाना है, ई यहाँ पर डायरेक्ट ऐसी यूलर्स कांस्टेंट ऐसे यूलर्स कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर। मैं ये सवाल के अंदर अभी सॉल्व करवाता हूँ तो वो बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है वो हम लोग एफ एक्स जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला इसका ये है कि इंटीग्रल आपको लिमिट दे दी ए से बी तक के और एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग को एफ एक्स कैसे निकालना है, ठीक है। एफ एक्स का मतलब यहाँ पर आपके पास ये है कि जो भी फंक्शन आएगा आपके पास, तो फंक्शन आपको कैसे करना है कि जो आपके पास लैम्डा आ रहा था ना, जो आपका पॉइजन के अंदर मीन था, वो आपका एक्सपोनेंशियल के अंदर फंक्शन बन गया। ये वाली बात समझ में आई कि जो पॉइजन के अंदर मीन था ना, हम लोग जो लैम्डा था, वो एक्सपोनेंशियल के अंदर आके आपका फंक्शन बन गया, यानी कि वो वही चीज़ एक्सपोनेंशियल के अंदर आके फंक्शन बन गई। कैसे बन गई कि हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने कन्वर्जन करी है, या तो फिर मिनट्स में करिए, सेकंड्स में करिए, सवाल को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स जो है वो मैंने सवाल के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए मैंने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/5 ई की पावर -x/5, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से ये करके लिख दिया, ठीक है। अब ये एक फॉर्मेट है, इसका सवाल का फॉर्मेट है, ये 1/5 हम लोगों ने लैम्डा निकाल लिया, ठीक है। और बाकी ई की पावर -x/5 इसका पूरा एक फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, उसको x से डिवाइड करवा देना, यानी कि जैसे मैं अगर यहाँ पे 2/5 होता है यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मेरी जो आ रही होती, तो यहाँ पर उसको मैंने लैम्डा को वैसे अल्फा का नाम दे दिया, एक तरह से अल्फा करके लिख दिया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में अल्फा यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसको यहाँ पर ये इसमें एक फॉर्मेट बन गया इसका, ये हमेशा इसी तरह से इस्तेमाल होगा कि फंक्शन बनाने के लिए आप जो लैम्डा की वैल्यू वो डायरेक्ट लिखो और ई के साथ आप -x/5 यानी कि -1x/5 हो गया, एक तरह से ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मूले का है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब फंक्शन के अंदर ये वाली एफ एक्स डी एक्स की जगह एफ एक्स ये वाली पुट कर दो। लिमिट्स हम लोगों को क्या लेनी है, लिमिट्स हम लोग लेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट में 10 ले लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 10 मिनट्स टू सी द फर्स्ट कस्टमर, यानी कि 10 मिनट्स, यानी कि लोअर लिमिट तो 10 ले लेंगे, लेकिन अपर लिमिट हम लोग को इन्फिनिटी, हम लोग को नहीं पता कि आगे कितना टाइम हम लोग को वेट करना पड़ेगा। उसने बोला कि कम से कम भी हम लोग को व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल वी हैव टू वेट 10 मिनट्स टू सी द फर्स्ट कस्टमर। फर्स्ट कस्टमर की बात हो रही है ना अभी, तो 10 मिनट्स, तो हम लोग को ये थोड़ी पता कि आगे हम लोग को कितना इंतजार और करना पड़ेगा बाकी कस्टमर्स को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट जो हम लोगों ने इन्फिनिटी ले ली और लोअर लिमिट जो है हम लोगों ने यहाँ पे 10 ले ली, ठीक है। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है, ये तो मैंने सॉल्व करवाया। इसको जो है वो उसके बाद फिर लिमिट्स लगा दी, लिमिट्स लगा के यूलर्स की वैल्यू अगर पुट करनी है तो कर देना, नहीं करनी तो एज इट इज लिख देना, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सर नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा सॉल्व करना तो कर देना, ठीक है। तो इस तरह से बस फंक्शन बनाना, एक्सपोनेंशियल के अंदर फंक्शन बनाना चाहिए कि कैसे बनता है फंक्शन, ठीक है। पॉइजन के अंदर तो आराम से बन जाता है फंक्शन। कैसे इसमें बनता है कि जो आपके पास लैम्डा आ रहा है उस लैम्डा को ये फॉर्मूला है, वैसे फॉर्मूले का फॉर्मेट है ये, वही फॉर्मूला लिखो, सॉरी वही लैम्डा की वैल्यू लिखो 1/5 और आगे ई के साथ -x/ जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, यानी कि अगर 2/5 आती है लैम्डा तो -2x/5 इस तरह से करके आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल के सवाल सॉल्व होते हैं।
मेरा नहीं ख्याल वैसे सर इतना देंगे ये सर, ज़्यादातर पॉइजन के ही देंगे क्योंकि ये इतना यूज़ नहीं होता एक्सपोनेंशियल, क्योंकि उसके अंदर ही कवर हो जाता है ये। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल सही है। सिर्फ इसमें एक चीज़ ये है कि आप ये देख लेना कि बात क्या हो रही है। अगर जैसे सवाल इसी तरह से देंगे सर, और इस सवाल की जो मैंने अभी करवाया है ना ये इसकी प्रैक्टिस रट लेना इसको बिल्कुल, क्योंकि यही आएगा। सर ने पिछले 4 दफ़ा यही दिया हुआ है, तो यही कर लेना सही है। और बाकी बस यही देखना होता है एक्सपोनेंशियल के अंदर आपकी पहले कस्टमर, यानी कि पहले कस्टमर कह रहा हूँ, पहला इवेंट की जो बात हो रही होती है, यानी कि फ्यूचर में आने वाले जितने भी इवेंट्स आएंगे उनमें जो पहले की बात हो रही है वो आपका एक्सपोनेंशियल कहलाएगी, और बाकी जितने इवेंट्स की बात हो रही है पहले को मिलाकर तो वो आपकी पॉइजन कहलाएगी। ठीक है। अच्छा तुम वो लगा दो, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लगा दो। हाँ चलो अच्छा, देखो अब गामा डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है एक्सपोनेंशियल की तरह, बिल्कुल सेम है। लेकिन देखो पॉइजन, गामा और ये एक्सपोनेंशियल तकरीबन तीन सेम चीज़ हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है यहाँ पे, सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि पॉइजन में हम लोग फ्यूचर के सारे इवेंट्स की बात करते हैं जो कि इन्फिनिटी हैं। ठीक है। एक्सपोनेंशियल के अंदर हम लोग फ्यूचर के सारे इवेंट्स में से पहले इवेंट की बात करते हैं, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग फ्यूचर के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, उसमें से हम लोग कोई भी रैंडम वेरिएबल यानी कि रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल को नहीं पता, कोई सा भी आ सकता है वो। ठीक है। तो ऐसे ये गामा का हो जाता है कि समझ में आ रही है कि यानी कि एक तरह से आपको केथ इवेंट चाहिए होता है, यानी कि के की पावर टी एच मैं कह रहा हूँ, ये अभी केथ इवेंट होता है ये। तो आपको वो पता करना होता है कि कोई सा भी रैंडमली कोई सा भी आपको इवेंट पता करना होता है सही है। तो इसलिए आपके पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसका फॉर्मूला जो है वो ये लिखा हुआ है जहाँ पे कर्सर है वकास का। ठीक है, इसी यही फॉर्मूला है इसका। बाकी जो है वो अगर इसका पीडीएफ निकालने के लिए आ गया कि अगर पीडीएफ कब निकालते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कब निकालते हैं, जब बात ये हो रही हो कि आपके पास इससे ज़्यादा टाइम है, इससे कम टाइम है, इसके बीच में टाइम है इतना, यानी कि 5 से 10 मिनट का टाइम है या 5 मिनट, तब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं, क्योंकि उसमें फिर लिमिट्स वगैरह लग जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वो कंटिन्यूस के अंदर चले आती है बात। ठीक है, तो ये अच्छे खासे सवालों में ऐसा हो सकता है, तो ये फॉर्मूले बस याद कर लेना इस तरह से। जो जैसे सर्कल किया हुआ है ना सर ने पीडीएफ में, तो ये फॉर्मूला इसका पीडीएफ का, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट है। ठीक है, और बाकी जो है वो इसका फॉर्मूला एफ एक्स डी है, सिर्फ सिंपल यही है। बाकी जो है वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। एफ एक्स जो है वो फंक्शन, यानी कि जो है वो फंक्शन आपके पास जो है वो यहाँ पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, 1/अंडर रूट ये अल्फा फिर बीटा अल्फा। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, बीटा अल्फा वगैरह ये सब कुछ सवाल के अंदर गिवन होता है, सिर्फ वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेट करवाना आना चाहिए सिर्फ। बाकी कोई भी ऐसी इसमें मसले वाली बात नहीं है, कुछ भी बिल्कुल हलवा चीज़ है, सिर्फ इंटीग्रेशन आनी चाहिए। तो मैं तुम लोग एक सवाल करवाता हूँ, लेफ्ट 4 के अंदर ही मैंने टॉपिक एक दिया हुआ है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मैंने एक सवाल किया है वो सर के पीडीएफ से ही करवाया शायद। अगर वकास शायद नीचे करो तुम, इसी के अंदर ही हुआ होगा वो सवाल गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। ये वाला सवाल है, सपोज दैट ऑन एवरेज 30 कस्टमर्स पर आवर। हो सकता है इसके अंदर हो, क्योंकि मैंने सर के पीडीएफ से ही किया है। तो अगर अगर किसी के पास नहीं है तो देख लेना, मैंने लैब में भी भेजा हुआ है, वैसे मैं करवा देता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है कि सपोज दैट ऑन एवरेज 30 कस्टमर्स पर आवर अराइव एट अ शॉप इन अकॉर्डेंस विद अ पॉइजन प्रोसेस। यहाँ पे सेम वही पॉइजन प्रोसेस की बात हो रही है, क्योंकि बात तो पॉइजन में ही हो रही है ना, यानी कि बात तो फ्यूचर के जितने भी इवेंट्स हैं सब में इस सारी चीज़ों में कवर करके हो रही है, चाहे वो आप एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप गामा की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो है पूरा पॉइजन के अंदर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना और लैम्डा से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बात जो है ना तुम लोग पता कैसे करोगे कि जो फाइनल में चीज़ पता करनी होगी ना वो आप बताओगे, यानी कि अब फाइनल में आपको जो है वो अब एक्सपोनेंट। हाँ मैं कर रहा हूँ बस। करूँ स्टार्ट? अच्छा अच्छा सही है।
अच्छा चलो, सवाल ये था कि सपोज दैट ऑन एन एवरेज 30 का। अच्छा मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ कि जैसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन में मैं ये बोल रहा था कि एक्सपोनेंशियल में हम लोग बात क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल में जो है वो हम लोग पहले इवेंट को देखते हैं, लेकिन गामा के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि आप बीच कोई, लेकिन हम लोग इस मतलब ऐसे देख सकते हैं कि तो फिर वो किसी के साथ और आ रहा हो, यानी कि एक इवेंट नहीं हो रहा हो, यानी कि उसके साथ एक के साथ दो और हो रहे हो या तीन और हो रहे हो, एक के साथ एक और हो। ठीक है, यानी कि अगर एक की बात हो रही हो तो आपको, क्योंकि देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक इनफाइनाइट चीज़ दी हुई है आपको और उसमें से आपको वो कह रहा है कि फर्स्ट कस्टमर को उठा लो, तो आपको तो ये तो पता है कि चलो यहाँ से शुरू हो रही है वो चीज़, तो ये पता है कि ये एक्सपोनेंशियल की है। लेकिन अगर वो कह रहा है रैंडमली कहीं से भी उठा लो, तो अगर आप रैंडमली भी कहीं से उठाते हो तो आपको थोड़ी पता है कि वो इनफाइनाइट कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपके लिए तो वो पहला ही रहेगा ना वो, तो वो आप तब भी उसको एक्सपोनेंशियली सपोज करोगे। लेकिन अगर फर्स्ट के साथ एक और लिखा हुआ, यानी कि आपके पास ये लिखा हुआ कि ये वाला इवेंट भी आ रहा है और ये वाला इवेंट भी आ रहा है और ये वाला इवेंट भी आ रहा है, तो फिर आप हाँ बता सकते हो कि चलो ये एक की बात नहीं हो रही है, ये रैंडमली कहीं से भी उठा सकते हैं ये हम लोग। तो ये फिर आपके पास गामा की तरफ से जाता है। बेसिकली आपके पास गामा में ये होता है कि आप एक या एक से ज़्यादा की बात कर रहे होते हो इवेंट्स की, फ्यूचर में आने वाले। ठीक है, और वो कहीं से भी रैंडम भी हो सकता है, वो फर्स्ट के दो भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि सपोज दैट एवरेज 30 कस्टमर्स पर आवर अराइव एट अ शॉप इन अकॉर्डिंग विद द पॉइजन प्रोसेस। ठीक है, दैट इज इफ मिनट इज आवर यूनिट देन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अगर मिनट्स हम लोग को यहाँ उसने पहले ही बता दिया कि मिनट जो है वो हम लोग का यूनिट है, यानी कि मिनट्स के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो लैम्डा उसने पहले ही कन्वर्ट करके दे दिया हम लोग को, कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब लैम्डा यहाँ पे पहले उसने 1/2 करके दे दिया, सही है। अगर यहाँ पे 60 पर आवर्स होता है, 12 पर आवर्स, तो फिर हम लोग कन्वर्ट करते पहले ही। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शॉपकीपर विल वेट मोर देन 5 मिनट्स बिफोर बोथ ऑफ द फर्स्ट टू कस्टमर्स अराइव। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है बिफोर बोथ ऑफ द फर्स्ट टू कस्टमर्स अराइव। अब देखो, अब ये फर्स्ट टू कस्टमर्स जो हैं ये हम लोग को तो इनफाइनाइट के अंदर बात हो रही है, तो हम लोग को थोड़ी पता है कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि क्या पता इससे पहले भी आ चुके हों कोई। ठीक है, हम लोग को थोड़ी पता। लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर अब एक के बाद एक और है, यानी कि दो कस्टमर एक साथ आएंगे, तो यहाँ पर ये गामा की बात हो रही है। यहाँ पे आप लोग को कुछ भी नहीं करना। अगर हाँ यहाँ पर आवर्स के अंदर होता तो फिर इसको लैम्डा मिनट में कन्वर्ट करते। ठीक है, और ये तो तुम लोग को मालूम होगा कि बीटा बीटा को हम लोग 1/λ भी लिखते हैं, ये तो होगा। बीटा इज इक्वल्स टू 1/λ लिखते हैं ना हम लोग, क्योंकि बीटा हम लोग यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि 1/λ और लैम्डा की जितनी भी बातें थी वो तो एक्सपोनेंशियल और पॉइजन में हो गई थी, लेकिन गामा में थोड़ा सा डिफरेंट था। गामा में हम लोग जो है वो बीटा यूज़ करते हैं, तो बीटा इज इक्वल्स टू 1/λ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम लोग अल्फा जो है वो यहाँ पर हम लोग ने 2 ले लिया। ठीक है, 2 यहाँ पे अल्फा हम लोगों ने क्यों लिया? अल्फा यहाँ पे बेसिकली हम लोग के पास वो कस्टमर्स, वो हम लोग के पास इवेंट्स बता रहे हैं कि फ्यूचर में आपके पास कितने इवेंट्स अकर होंगे, कितने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक ही होता तो बात ही पलट जाती, बात वो एक्सपोनेंशियल की तरफ जाती। यहाँ पर 2 है तो हम लोग अल्फा यहाँ पे 2 ले लिया। फॉर्मूला आपके पास जो लिखा हुआ था उसकी मैं चेक करता हूँ। ठीक है, बाकी जो है वो अल्फा जो है वो यहाँ पे 2 हो गया। बीटा जो है वो आपके पास यहाँ पे 1/λ है, तो 1/λ की जगह आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो जो है वो डायरेक्ट आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर अपोजिट करके रेसिप्रोकल वगैरह करके लिखेंगे तो बीटा डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने पुट करा है, फॉर्मूले में मैंने पुट करके अब देखो यहाँ पे मैं पीडीएफ निकालूंगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी डन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट से ज़्यादा वेट करना है। लेकिन कब तक करना है ये नहीं पता, उसने एक लिमिट, उसने यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट बता दी हम लोगों को कि 5 मिनट से शुरू करना है आपको, लेकिन आपको कितना वेट करना है ये नहीं पता। तो लोअर लिमिट 5 रखेंगे, अपर लिमिट हम लोग इन्फिनिटी रख देंगे। एक्स यानी कि एक्स यहाँ पर एज इट इज़ रहा। अल्फा की जगह जो है वो यहाँ पे जो भी 2 थी 2 रख दी। ई जो है वो यहाँ पे यूलर्स कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स यहाँ पे एक्स अगर हम लोग को नहीं है सवाल में, अगर कोई गिवन नहीं है, एक्स डिनोट्स द वेटिंग टाइम इन मिनट्स वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स हम लोग को यहाँ पे वैसे सवाल में अगर गिवन नहीं है, अगर गिवन होता है यहाँ पे कुछ बताया हुआ होता तो जाहिर सी बताया एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, लेकिन वैसे होता नहीं है। गामा के अंदर सिर्फ एक्स ही होता है, बाकी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। बाकी बीटा की जगह 2 रख दिया, बाकी जो जो वैल्यूज़ थे उन सबको रख के सिर्फ इंटीग्रेशन करवाइए, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन करवा के लिमिट्स लगा के प्लस माइनस करवा के कैलकुलेशन करके आंसर लिख दिया। लास्ट में अगर यूलर्स की वैल्यू लिखनी है तो लिख देना, नहीं लिखनी तो नहीं लिखना। तो ये हम लोग को पता चल गई कि लास्ट में आंसर में से पता चल गया कि 5 मिनट से ज़्यादा अगर हम लोग वेट करेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट टू कस्टमर्स कब तक आएंगे। ठीक है,
तो बस ये यहाँ तक ये वाला ख़त्म कर दो बस ये। अच्छा चलो नॉर्मल एक लास्ट बस ही रह गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके मैं तुम लोग को जो है ना सवाल अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसके सवाल वही बिल्कुल सिंपल से सवाल है। वही सारी चीज़ें इसमें भी सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी और ये तो बल्कि ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सवाल के अंदर पहले से गिवन होती हैं। सिर्फ हम लोग को वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना होता है। कोई इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना होता इतनी ज़्यादा। सही है, सिर्फ वही नॉर्मल चीज़ें। और बाकी देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है बेसिकली कि आपके पास ये बात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यू जो है वो सेंटर से यानी कि जो अगर एक हम लोग ग्राफ वैसे तो कंटिन्यूस होती है। सही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली यानी कि का उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसकी जो एक सिमेट्रिक ग्राफ बना रहे हैं और उसकी जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो बिल्कुल करीब 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 वैल्यूज है ना, वो होंगी। मैं बताता हूँ देखो, अगर एक अब देखो सिमेट्रिक ग्राफ में ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि आपके पास जो मीन वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल जो एवरेज होता है आपके पास। तो सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक का जो बिल्कुल बीच होगा वो आपके पास मीन होगा। अब मीन के जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो करीब करीब तरीन वैल्यूज़ है ना, वो आपके पास ज़्यादा फ्रिक्वेंट होंगी उससे रिलेटेड टू दोस्त के जो आपके पास दूर दूर वैल्यूज़ होंगी। यानी कि जो वैल्यूज़ तो सेम ही होंगी। देखो देखो गौर से सुनना, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम ही वैल्यूज़ होंगी क्योंकि बात सिमेट्रिक की हो रही है। तो जो जितनी लेफ्ट पे होंगी उतनी ही लेफ्ट राइट पर होंगी। ठीक है, जैसे हम लोग ने अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कर्व बनाया था, बहुत सारे बनाए थे फ्रीक्वेंसी की टेबल, तो उसमें कहीं पर सिमेट्रिक भी हो रहा था। ठीक है, तो वही बात हो रही थी कि लेफ्ट राइट पे सेम है। तो जो मीन के करीब तरीन वैल्यूज होंगी ना लेफ्ट और राइट दोनों पर, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगी, वो ज़्यादा जो है वो वैल्यू मतलब वो होंगी परफेक्ट होंगी वो वैल्यूज़ रिस्पेक्टिव टू दोस्त के। वो जो दूर होंगी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के, यानी कि जो करीब वाली वैल्यूज़ हैं राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगी उनके मुकाबले में जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दूर दूर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये होती है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग ये बताते हैं। तो इसका कोई वैसे इतना वो नहीं है, मतलब मुझे भी कुछ इतना समझ में नहीं आई थी। बस ये मुझे एक ही बात समझ में आई थी इसमें। बाकी जो है वो इसके सवाल वगैरह मैं सवाल बल्कि जो है वो तुम लोग को मैं बता दूंगा ग्रुप के ऊपर एक सॉल्व करके, क्योंकि अभी जो मेरे पास सवाल हुआ हुआ है लैब के अंदर वो मैंने सर की ये जो सवाल वकास तुम नीचे करोगे ना बिल्कुल पीडीएफ लास्ट में सवाल है बिल्कुल आखिरी पेज पे। मैंने ये वाला सवाल उतारा था सर का। ठीक है, तो ये जो है ना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट से मतलब कि इसमें वो वाला फार्मूला नॉर्मल का एज इट इज़ नहीं लग रहा है। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। मतलब ये बहुत आसान दिया हुआ है, मतलब बहुत आसान दिया हुआ है। जो नॉर्मल के सवाल हैं वो मतलब फार्मूले से होते हैं। फार्मूला इसका वही है 1/, स्टैंडर्ड एविएशन करके कुछ ऐसी और फिर ई की पावर ऐसी करके कुछ इसका फार्मूला है। ठीक है, तो वो मैं तुम लोगों को मैं ग्रुप पे समझा दूंगा। बाकी ये वाला सवाल भी देख लेना इसमें, बल्कि मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल फर्म मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब दैट हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ दैट इज अप्रॉक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई विद मीन इक्वल टू 800 आवर्स। मीन दिया हुआ है हम लोग को 800 आवर्स एंड एस डी ऑफ 40 आवर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी हुई है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 बल्ब्स विल हैव एन एवरेज लाइफ लेस देन 775 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब मैंने सोल्यूशन में सर ने लिखा हुआ है कि द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर जो है वो सैम्पलिंग हम लोग करेंगे एक मीन की करेंगे और एक हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की करेंगे। ठीक है, और टोटल उसका आंसर बताएंगे हम लोग।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को मीन दिया हुआ है, मीन हम लोग को पहले से सवाल में दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को पहले से दी हुई है। एन जो है वो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एन हम लोग के पास यहाँ पे 16 दिए हुए बल्ब्स, ठीक है। उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 बल्ब्स विल हैव एन एवरेज। तो 16 बल्ब्स का अब हम लोग को एवरेज बताना है। एवरेज हम लोग को पहले बताया हुआ था 40 बल्ब्स का, कितना बताया था, 800 आवर्स। अब उसने बोला है कि विल हैव एन एवरेज लाइफ लेस देन 775 आवर्स। तो अब यहाँ पे मीन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो एन, मैं यहाँ पे 16 बल्ब ले लूँगा और एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन होता है। तो अब यहाँ पे जब 16 बल्ब की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है मेरा मीन भी चेंज होगा। तो मीन मैंने यहाँ पे 775 आवर्स रख दिया, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, सॉरी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसके बाद इसको मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके और डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल लिया। एन जो है वो मैंने यहाँ पे 16 रख दिया, जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही थी यहाँ पर वो मैंने जो है वो 40 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। बाकी मेरे पास इस तरह से आंसर आ गया। फिर ये जो नीचे वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने जेड, जो मैंने जेड यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया कि वेरिएबल से मुराद के मुझे बताना था कि यहाँ पर मतलब अगर इतनी बल्ब्स की बात हो रही है और इतनी उसकी लाइफ है 775 आवर्स, वो का मतलब 800 से वो इतना चला गया, तो मैं उसके बीच में जो जितनी भी वैल्यूज़ जो भी आगे पीछे हो रही हैं काम, तो उनको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए जेड से डिनोट कर दिया था, ठीक है। तो और इसका ये वाला फॉर्मूला है, ये तुम लोग को याद होगा, हम लोगों ने कर्टोसिस वाले में पढ़ा था, स्क्यूनेस बारे में, मेरे ख्याल में शायद पता नहीं कौन सा था वो टॉपिक, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी, जेड से शो हो रही थी वो कि इस मीन माइनस जो हम लोग के पास टोटल मीन होगा और उसको डिवाइड करवा देंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। ये हम लोगों ने सेम चीज़ उसमें पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि जो 16 बल्ब्स के बाद मीन था वो रखा, उसको मैंने टोटल मीन में से माइनस करवा दिया, यानी कि जो 800 आवर्स थे जब हम लोग के पास 40 वो थे, सॉरी जब हम लोग के पास जो है वो कितने लाइट बिल्स हम लोग के पास ज़्यादा थे, हम लोग के पास आवर्स भी ज़्यादा थे, ठीक है। तो उसमें से मैंने माइनस करवा दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन वही मैंने एग्जैक्ट रखी, आपस में कैलकुलेट करवा के मैंने इसको डायरेक्ट आंसर लिख दिया, सही है। बाकी जो मैंने नीचे लिखा है ना प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन -2.5, ये मैंने वही वैसे करके लिखा ही है जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, ये तो पता ही होगा ना, कंटीन्यूस का मैंने वही करके जो है वो लिमिट्स लगाकर और जो है वो उसके बाद मैंने कर दिया सवाल। बाकी इतना इसको गौर नहीं करना है, तो मैंने ऐसे ही कर दिया था, ये वाला सवाल मेरे ख्याल में आएगा नहीं। बाकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ लास्ट में देख लेना, प्रॉपर्टीज सर के पीडीएफ में लिखी हुई हैं, तो सर ने पेपर पैटर्न में भी दी हुई हैं, ठीक है। और बाकी एक सवाल मैं और रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा तुम लोगों को, वो देख लेना। अब एक चीज़ और रह गई है, मैं बता दूँ अभी, एमएलई और एमओएम बता दूँ, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ डेरिवेशन है। मैं ये सिर्फ बता दूँ कि वैसे तो मैंने चॉइस पे रखा हुआ है ये, अगर जिसको करना हो जिसको शौक हो तो कर ले, मोस्ट वेलकम, ठीक है। लेकिन बिल्कुल लास्ट में रखना है, बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी रखना है अपनी, के आखिर में करना है बिल्कुल, एमएलए एमओएम अगर कोई चॉइस नहीं हुई, ठीक है। मतलब तुम लोग अगर कुछ नहीं आता हुआ, एमएलए एमओएम जो है ना, एमओएम फिर भी थोड़ा सा टफ है एज रिलेटेड टू ये इसमें एमएलई, ठीक है। तो एमएलई में हम लोग क्या करते हैं कि जो फॉर्मूले होते हैं ना हम लोग के पास, टोटल जो फॉर्मूला, जैसे मैं फर्ज करो कि बायनोमियल का अगर मैं फार्मूला है बायनोमियल का कि एम सी आर और फिर पी एन फिर क्यू की पावर इस तरह से करके जो भी फार्मूला है उसका, ठीक है। अगर मेरे पास वो फार्मूला आ रहा है तो वो मैं उसको मैक्सिमम तक लेके आऊँगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन बताऊंगा उसकी कि वो कहाँ तक एस्टिमेट हो सकता है, यानी कि अगर उसको हम लोग सॉल्व करवाते हैं, डेरिवेट करवाते हैं, डिफ्रेंशिएट करवाते हैं उसको, तो वो किधर तक जाएगा, यानी कि उसकी लास्ट लिमिट क्या होगी उस फार्मूले की, ठीक है। तो सिंपल हम लोग ये करेंगे। बाकी मैंने तुम लोग अगर मेरी वो देखोगे ना जो मैंने काम किया हुआ है इसमें, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का, एमएलई का जो किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का, अच्छा सिर्फ 7 डिस्ट्रीब्यूशन का ही है ये, बाकी सबका नहीं है। बट उसका एक दो डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है, हाइपर उसका हाइपर ज्योमेट्रिक वगैरह का। तो जैसे बायनॉमियल सबसे पहले मैंने किया था, ये सर ऐसे भी दे सकते हैं सवाल के, फॉर अ रैंडम सैंपल x1 x2 x3 xn, और आपके पास जो है वो ये बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल्स हैं, आप इसके अननोन पैरामीटर्स बताएं। जैसे आप इसके पैरामीटर्स पता होना चाहिए एमएलई के अंदर। जैसे सर बोल देंगे कि आप पैरामीटर बताएं, सर ये भी नहीं बताएंगे कि आपके बायनॉमियल की बात हो रही है, सर बोलेंगे कि आपको ये वाला पैरामीटर दे रहा हूँ मैं, जैसे पी दे रहा हूँ, क्यू दे रहा हूँ, आप इसके आंसर बताएं, आप उसको एस्टिमेट करवाएं कि ये कहाँ तक जाएगा। अब फर्ज करो कि सर ने बोला कि पॉइजन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइजन सर ने बताया ही नहीं, कि सर बोलेंगे कि सर मैं नहीं बता रहा बेटा आपको सवाल के अंदर कि मैं पॉइजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हाँ पैरामीटर्स दे रहा हूँ कि पॉइजन के अंदर जैसे ई है, लैम्डा है, ई तो खैर यूलर्स कांस्टेंट है, लैम्डा है लेकिन मेन जो है, तो सर बोलेंगे कि लैम्डा अगर मैं दे रहा हूँ आपको, तो आप लैम्डा के पैरामीटर दे दिया, आप उसको आप एमएलई तक मतलब उसका एस्टिमेट करवाएं उसको मैक्सिमम तक, ठीक है। तो पैरामीटर्स याद रखना कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं,
जैसे बायनोमियल के अंदर पी है जो हम लोग उसको जिसको हम लोग डेरिवेट और डिफरेंशिएट वगैरह करवा के लॉग लेकर आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसमें ये किया, जैसे बायनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने फॉर्मूले को लेकर फिर इसका जो है वो मैंने इसको पहले एस्टिमेट करवाया, वही मैंने जो है ना ये जो समीशन का साइन लेके कि आई की पावर जो है वो 1 से लेके जा रही है, वो n तक, वो कहीं तक भी जा सकती है। और इसको थोड़ा सा मैंने आगे पीछे करके जो है ना, उसके बाद मैंने सिर्फ लॉग लिया। मैं बता रहा हूँ कि किस तरह करने के, पहले मैंने l सपोज कर लिया, लाइक्लीहुड फंक्शन सपोज कर लिया मैंने पूरे फॉर्मूले को, फिर मैंने उसका लॉग लिया दोनों साइड पर, ठीक है। लॉग लेना सबको आता है, ठीक है। लॉग सॉल्व कैसे करते हैं कि अगर डिवाइड आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, माइनस आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, तो उसको सॉल्व करवाना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कि अगर लॉग पूरे ब्रैकेट पर आ रहा हो तो बारी बारी सब पे जाएगा वो। इस तरह से करके पहले लॉग लोगे, जब लॉग सॉल्व हो जाएगा तो लॉग सॉल्व करने के बाद क्या लोगे आप, उसको डिफ्रेंशिएट करवा दोगे, ठीक है। जो आंसर लॉग का फाइनल आ रहा होगा ना, उसको डिफ्रेंशिएट करवा दोगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी आंसर आता होगा, डिफ्रेंशिएट सबको करवाना आता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करवाने के बाद जो भी आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा वो आपके पास पी आ रहा होगा। जैसे फर्स्ट करो बायनोमियल कर रहे हो ना, तो बायनोमियल में लाजमी पी का आंसर ही आएगा आगे, क्योंकि डी अपॉन डी पी होगा उसमें। अगर आप डिफ्रेंशिएट करवाओगे ना तो विद रिस्पेक्ट टू पी करवाओगे, क्योंकि आपको पी पैरामीटर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पी का आंसर जो फाइनल आएगा, जैसे मेरे पास आ रहा है समीशन एक्स आई अपॉन एन स्क्वायर, तो ये जो है ना आपके पास, ये मेरे पास आ रहा है कि आपके पास पीक जो पैरामीटर था वो इतना जा सकता है, यानी कि वो इतना एस्टिमेट हो सकता है। अब इसको हम लोग अगर फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें तो आपके पास वही आंसर आएगा जो नॉर्मल से आंसर आ रहा था, सिर्फ एस्टिमेट होकर आ जाएगा आंसर, टोटल बता देगा वो, ठीक है। तो पहले क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन सपोज कर लो, लॉग लो, लॉग जहाँ तक हो रहा है सॉल्व करो, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करवा दो विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, जो पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट से करवाना। जैसे एक है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में जो है वो आपके पास ए है और फिर बी है, यानी कि अल्फा बीटा आ रहा है उसके अंदर जो है ना, मतलब यूनिफॉर्म के अंदर दो पैरामीटर्स आ रहे हैं आपके पास, अल्फा भी आ रहा है, बीटा भी आ रहा है, तो आप अलग अलग करवाओ उसको। ए को ए के हिसाब से करवाओ, बी को बी के हिसाब से करवाओ। यूनिफॉर्म के वैसे भी दो दो एम एल ही निकल रहे हैं, तो ये देख लेना, वैसे करना हो तो कर लेना। मैंने बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में रखी है ये, कि करना हो तो जिसको करना हो तो कर लेना, सही है। बाकी एम एल इस तरह से होगा। बाकी एम ओ एम जो है वो मैं इसको रिकॉर्डिंग पे बता दूंगा उस बल्कि ग्रुप पे, क्योंकि ये तो अभी तो मुझे भी कंफर्म नहीं हुआ सही से ये क्या है, ठीक है। बस ये ख़त्म कर दो बस।